जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट टीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 14 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं किससे संबंधित है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करना, ये संबंधित है। ठीक, आप लोग देख लेंगे इसे। तो और आगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, जो कि है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे नागरिक शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण से संबंधित है। यह अधिनियम, जो सितंबर 2023 में पारित हुआ, का उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है। तो इस प्रकार पूछा गया था क्वेश्चन, देख लेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 19(1) ए किस अधिकार से संबंधित है। तो पूछा गया था 19(1) किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं किससे संबंधित है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, मतलब 19(a) जो है ए, वो अभिव्यक्ति यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक, अनुच्छेद 19(1) भारत के संविधान में नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार प्रत्येक नागरिक को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देता है। तो देख लेंगे इसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था डायरकी का अर्थ क्या है। तो डायरकी का अर्थ पूछा गया था। तो डायरकी का अर्थ होता है शासन प्रणाली जिसमें प्रशासनिक शक्ति 2 भागों में बांटी जाती है। कुछ विषय निर्वाचित मंत्रियों के अधीन और कुछ गवर्नर के अधीन। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से लागू हुआ। ये शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता 2 भागों या प्रशासनों में विभाजित होती है, जो अनिवार्य रूप से दोहरा शासन बनाती है। ग्रीक D2+R शासक ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में लागू किया गया। तो देख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किससे संबंधित है। तो ये कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रिपीट भी हो रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन, तो याद रखेंगे आप लोग, इसको अच्छे से देख लेंगे। ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी ये योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने से संबंधित है। और है यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित, और इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देख लेंगे आंसर इसका है सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय में अल्पाइन क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु रखते हैं? तो व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट डज द अल्पाइन एरिया इन द हिमालयाज हैव? तो इसका आंसर है सर्दियों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड, ग्रीष्म में ठंडा और शुष्क ऊंचाई यानी 3500 मीटर से ऊपर होता है। ठीक, और आगे इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। हिमालय में अल्पाइन क्षेत्र जिन्हें उच्च भूमि या पर्वतीय जलवायु भी कहा जाता है, ठंडी और हवादार जलवायु होती है। यहाँ तापमान कम होता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। ग्रीष्मकाल छोटा और अपेक्षाकृत ठंडा होता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 किससे संबंधित है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई 2005 इज रिलेटेड टू। तो इसका आंसर है सरकारी विभागों और संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नागरिकों को देना। ठीक, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 भारत में नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुंचाने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी आप लोग रखेंगे। तो पूछा गया था 2025 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई? तो वर वाज द ब्रिक्स मीटिंग हेल्ड? तो इसका आंसर है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स की बैठक हुई थी। ठीक, और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। इस वर्ष का विषय था समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक इतिहास में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्ट। 1742 से 1754 के दौरान भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इससे जुड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, आधुनिक इतिहास में जोसेफ फ्रांसुआ डुप्लेक्स फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख औपनिवेशिक शासन और पांडिचेरी के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वह 18वीं शताब्दी में भारत के फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाई जंप 2025 में किसे मिला? मतलब हाई जंप में पूछा गया तो किसे मिला है? ठीक, तो प्रवीण कुमार को मिला है। प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट्स से आते हैं। ठीक, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, जो कि गोल्ड मेडल लेकर आए थे। प्रवीण कुमार खेल के उत्कृष्ट के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने से लेकर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्राप्त करने तक प्रवीण कुमार कहानी साहस और महानता की कहानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 18वें कांस फिल्म महोत्सव
का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 78th कैन्स फिल्म फेस्टिवल? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डी नीरो। और इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। 18वें कांस फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकी अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें 17 मई को उद्घाटन समारोह में दिया गया। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि इज कलेक्शन ऑफ, आंसर हो जाएगा इसका लघु कविताओं का संग्रह है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, देख लेते हैं उन्हें हम। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है। विशेष रूप से लघु कविताओं का गीतांजलि शब्द का अर्थ है गीतों का उपहार या भेंट। ठीक, यह संग्रह 1910 में प्रकाशित हुआ था और इसके अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफरिंग के लिए टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, जो कि पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। आगे है, संविधान का अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो 13 अनुच्छेद पूछा गया, तो देख लेंगे। संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी, अर्थात ये विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं। यह उच्चतम न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित करते हैं। यह न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बनाता है। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि चूंकि संविधान संशोधन कोई कानूनी नहीं है, अतः उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती वाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे पलटवार कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतने क्वेश्चन मिल पाए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।